हेलो स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ में हूँ। 12th एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और इक्विवेलेंट बोर्ड के लिए जो रिवीजन बैच के लिए मैंने जो आपके लिए वीडियो लगातार मैं बना रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आज मैंने टॉपिक लिया है वेक्टर्स यानी सदिश बीजगणित, वेक्टर एलजेब्रा। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने यहाँ पर समावेश आपके लिए किया हुआ है। जिस तरीके से आप पिछले सभी वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते आए, इसी तरीके से इस वीडियो के लिए भी आप पहले देखें, समझें। यदि ये आपके अनुकूल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स थ्योरी में रिवीजन है तो मैं मान के चल रहा हूं कि सभी थ्योरी आपके लिए क्लियर है। जहां उपयुक्त यदि कंसेप्ट आएगा उसके लिए मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। सीधे मैं क्वेश्चनों पर आ रहा हूं। Find the unit vector in the direction of a plus b where a equal this and b equal this। a बराबर एक वेक्टर दिया है, b बराबर दिया है। हिंदी में से मैंने आज इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में मैं आपको बोल के बता रहा हूं। a और b दो वेक्टर दिए हैं, तब ये सदिश a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश निकालना है। अब आपको मालूम है कि हमें कोई भी सदिश दिया है उसकी दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका मापांक यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इट इज गिवन दैट दिया है a बराबर ये और b बराबर ये हम लिख देंगे, इसलिए a प्लस बी निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। देखो यहाँ पर एग्जाम में करोगे तो ये आपका a है 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। i वाले को i में प्लस करते हैं तो ये आएगा 4i, j को j में किया तो 3j, ये माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा मेरा 2k। अब हम क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे, मोड a प्लस b, क्योंकि इसी की दिशा में हमें क्या निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। तो आपको मालूम है किसी भी सदिश का जब हम मापांक निकालते हैं तो i के गुणांक का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग धन k के गुणांक का वर्ग माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये आगे मेरा स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k और होल स्क्वायर रूट। इसे सॉल्व करोगे आप 16 प्लस 9 प्लस 4 तो ये आ गया रूट 29। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे हम पूरी लैंग्वेज लिख देंगे। सदिश a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b इक्वल टू ए एन कैप से भले रिप्रेजेंट कर दो तो ये आ जाएगा अपना a प्लस बी अपॉन मोड a प्लस बी। ये हम कर देते हैं, यानी किसी भी वेक्टर को हम क्या करते हैं, उसके मापांक से भाग लगा देते हैं। वेक्टर आ गया था मेरा 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन रूट 29। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। इस तरीके से हमें क्वेश्चन के लिए ये करना है। आपको ये 2 नंबर में 3 नंबर में किसी में ही वो दे सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी यानी फर्स्ट स्टेप क्या हो गई कि a प्लस बी निकालना है हमें, तो हमने a प्लस बी निकाल दिया। ठीक है, उनने पूछा था इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालिए, तो हमने क्या किया, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फिर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी की दिशा में हमारा इकाई सदिश आ गया। अब इसमें मैं आपको और बता देता हूं, मान लिया जैसे a प्लस बी है, इसकी जगह a प्लस 2b, 2a प्लस 3b कोई भी दिया है, तो सबसे पहले a और b की हेल्प लेके जो हमें दिया हुआ है ये वाला, इसको हम ज्ञात करेंगे, उसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द वेक्टर a इक्वल i प्लस j माइनस 2k एंड हेंस कैलकुलेट डीसीएस ऑफ इट्स। डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। एक सदिश है a बराबर i प्लस j माइनस 2k, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है सदिश a के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से इसकी दिक् खोजियों की गणना करनी है हमें। देखो हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, ये एक वेक्टर दिया है a, सदिश a के दिक् अनुपात लिखना है और इन दिक् अनुपातों की सहायता से ये लिखा है ना, हेंस मतलब इस दिक् अनुपातों की सहायता से दिक् खोजियों की गणना हमें करनी है। तो अब क्या होता है, कोई भी वेक्टर हमें दिया है, देखो a बराबर दिया है मुझे i प्लस j माइनस 2k। ठीक है,
ये ध्यान रखना, कभी कभी इस वेक्टर को आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक ऐसे भी लिख दिया जाता है। ये होता है वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बीच में यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, यानी हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेटों के लिए जब वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में आई, वाई में जे का और जेड में के का गुणा करके लिख देते हैं। अब दिक् अनुपात क्या होता है, किसी भी सदिश के दिक् अनुपात निकालते हैं तो उसमें आई, जे और के जो गुणांक होते हैं उन्हें हम उस सदिश के दिक् अनुपात कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आई, जे एंड के आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो ऑफ द वेक्टर। तो अब हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए आर, यहां पे लिखेंगे हम आई, ये साइन बनाओगे डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के लिए, दिक् कुज्या और दिक् अनुपातों के लिए। ये लिखा है सदिश ए के दिक् अनुपात, ये क्रम से आई का गुणांक कितना है 1, जे का कितना है 1 और के का कितना है -2, ये साइन, ये इसके दिक् अनुपात फर्स्ट पार्ट हो गया। यानी सदिश ए के दिक् अनुपात बराबर क्या लिखोगे, क्रम से रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के, क्रम से आई का गुणांक, जे का गुणांक एंड के का गुणांक। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, दिक् कुज्या निकालते हैं। तो दिक् कुज्या यानी डीसीएस का मतलब होता है इसकी दिशा में जो इकाई सदिश होता है, क्या होता है इकाई सदिश, उसमें आई, जे और के गुणांक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई, रूट देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 5 6, ये आ गया मेरा √6। इसमें लिखेंगे ए कैप बराबर ए की दिशा में इकाई सदिश बटे उसका मापांक। तो ये आ गया मेरा आई प्लस जे -2k अपॉन √6। अब क्या करते हैं, देखो बुक में भी क्या किया उन्होंने, यहीं से क्या कर दिया, दिक् कुज्या निकालने के लिए √a² + b² + c² से भाग लगा दिए। आधा पार्ट वेक्टर फॉर्म से, आधा कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम वेक्टर वाले पार्ट में है तो हम वेक्टर से ही करेंगे। अब ये आ गया, अब यहां लिखेंगे इसलिए सदिश ए की दिक् कुज्या यानी डीसीएस ऑफ वेक्टर ए बराबर आ जाएगा क्रम से ए कैप में आई, जे, के गुणांक, ये वाला ऐसे आप लिखोगे। ये वाले क्या लिखा है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ आई, जे एंड के इन ए कैप रिस्पेक्टिवली। तो देखो आई का कोफिशिएंट आएगा मेरा 1/√6, जे का आ जाएगा 1/√6 और के का आ जाएगा -2/√6, और ये आप साइन ऐसे लगा दोगे। तो ये हो गई सदिश ए की दिक् कुज्या, दिक् अनुपात सीधा इसके गुणांक, डीसीएस इसके मापांक से भाग लगा दिया तो उसमें आई, जे, के कोफिशिएंट ले लो। यदि कोई ऑब्जेक्ट में है तो डायरेक्ट देख के लिए लगा दो, दिक् अनुपात और दिक् कुज्याओं के लिए सब्जेक्टिव है तो आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, जहां जरूरत है वहीं पे वही आवश्यक भाषा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अब देखिए एक सदिश हमें ये दिया है, क्या दिया है, एक सदिश, इसको मान लो ए से रिप्रेजेंट कर दो, या तो ए बराबर यहां लिख देंगे, माना कि लेट ए इक्वल 5i - j + 2k। अब ये जो वेक्टर दिया है इसकी दिशा में निकालना है हमें, और ऐसा सदिश निकालना है जिसका मापांक कितना होगा, 8 इकाई होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि कोई भी संख्या इकाई से बनती है, तो 8 का मतलब है 8 × 1, 8 × 1, और 1 क्या होता है, इकाई सदिश का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालेंगे। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मोड ए, तो ये 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा 25 + 1 + 4, तो ये आ गया √30। ठीक है, इसलिए ए की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए इज ए कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन मोड ए। तो कितना आ जाएगा, ये यहां से मेरा ए कैप आ गया, देखो जरा 5i - j + 2k अपॉन कितना है, √30। ये अपना 5 लिखा हुआ है, ये वाला। अब उन्होंने पूछा था इसकी दिशा में 8 इकाई का सदिश, ये तो इसकी दिशा में कितने मापांक का है, 1 का, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो अभीष्ट सदिश रिक्वायर्ड वेक्टर, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर, इसलिए अभीष्ट सदिश
मतलब पूरी लैंग्वेज ना लिखो तो अभीष्ट शब्द का प्रयोग कर दो, यानी ये वाला इस सदिश की दिशा में 8 मापांक का सदिश लिखो या अभीष्ट सदिश रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल आ जाएगा 8 इंटू ए कैप। इस ए कैप में 8 का गुणा कर दिया तो 8/√30 तो ये हो गया। अब 5i माइनस जे प्लस 2k, देखो ये वाला आ गया अपना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड कितना दिया था, 8 दिया था, 8 की जगह पर और कोई भी दिया जा सकता है, इसकी जगह पर कोई और वेक्टर भी दिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस सदिश की दिशा में कोई निश्चित मापांक का सदिश पूछा है तो पहले हम उसकी दिशा में एक इकाई सदिश निकालेंगे, यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे और इस यूनिट वेक्टर में हम क्या करेंगे, जितना ये मापांक दिया है मैग्नीट्यूड उतने का हम गुणा कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर निकल आएगा। नेक्स्ट एक इनइक्वलिटी है असम का, उसको प्रूव करने के लिए आपको दिया है, इसे बोलते हैं कॉची-श्वार्ज इनइक्वलिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कॉची-श्वार्ज इनइक्वलिटी। कॉशी और श्वार्ज नाम के दो मैथमेटिशियन हैं, उनके नाम पर इसे दिया है, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस के अंतर्गत बहुत वर्क किया है, तो उनके नाम पर इसे बोला जाता है। ये वेक्टर के लिए दिया है, यानी कॉशी-श्वार्ज इनइक्वलिटी फॉर वेक्टर्स, ये दिया है आपके लिए, यानी सदिशों के लिए कॉशी-श्वार्ज की असम का। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं। अब इसमें हम क्या करें, यदि ए और बी में से कोई एक वेक्टर जीरो हो, मान लो क्या जीरो, तो देखो ए डॉट बी भी जीरो आ जाएगा, मोड ए या मोड बी में से जिसका जो जीरो है उसका मैग्नीट्यूड जीरो, तो जीरो बराबर जीरो। ये तो हमारा कैसा है, स्वयं सिद्ध परिणाम होगा। यानी हम क्या लिख दिए, यदि ए इक्वल वेक्टर ए इक्वल जीरो या वेक्टर बी इक्वल जीरो, यदि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ लिखेंगे इफ ए इक्वल वेक्टर जीरो और b इक्वल वेक्टर जीरो, दोनों में से कोई एक हमने क्या कर दिया, जीरो ले लिया ये वाला, तब यानी देन a डॉट बी बराबर भी आपका जीरो आ जाएगा ये वाला, इसलिए मोड a डॉट बी बराबर कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो आएगा। अब यहां से मोड a इंटू मोड बी करोगे तो देखो ये भी तुम्हारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ये दोनों हमारे बराबर आ गए, इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें इनइक्वलिटी होल्ड है, यानी हमारा परिणाम स्वयं सिद्ध है, यानी रिजल्ट इज ओबियस ट्रू। अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे कि इफ ए नॉट इक्वल जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हम लेके चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी नो दैट, यानी हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये हमें मालूम है। हम जानते हैं, माना कि ए और बी के बीच का कोण, सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये आपको मालूम ही है। यहां से मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल ये आ जाएगा मेरा ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन मोड ए और मोड बी, इस पूरे का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब चूंकि हमें मालूम है कि कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है, चूंकि -1 लेस देन इक्वल होता है कॉस थीटा लेस देन इक्वल 1, साइन और कॉस दोनों का मान -1 और +1 के बीच में होता है, तो अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1। तो देखो यार मेरा कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन 1 आ गया, क्योंकि -1 से +1 के बीच की जो भी नंबर है उनका तुम स्क्वायर करोगे तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगे। ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये वाली, वो हम यहाँ पर रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन मोड ए मोड बी इसका स्क्वायर और लेस देन इक्वल 1। अब देखो ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है और ये मापांक में थे, तो इधर हम गुणा करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा मेरा ए डॉट बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल मोड ए इंटू मोड बी का स्क्वायर। दोनों साइड के पॉजिटिव स्क्वायर रूट को हम कंपेयर कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन इक्वल मोड ए और मोड बी, दोनों पक्षों के धनात्मक वर्गमूल लेने पर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड, तो देखो ये हमारी रिजल्ट प्रूफ हो गया ये वाला। सबसे पहले कोई एक हमने लिया ए इक्वल 0 या बी इक्वल 0, तो देखो LHS भी 0 हो जाएगी, RHS भी 0, तो ये ना लिखो तो क्या कर देना, यदि ए इक्वल 0 या बी इक्वल 0 तब LHS तथा RHS दोनों शून्य है, इसलिए परिणाम स्वयं सिद्ध है, ओबियस प्रूफ।
अब हमने लिया इफ ए नॉट इक्वल 0 और बी नॉट इक्वल 0, तब हम माना कि ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मोड ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ये वाली स्टेप नहीं भी लिखोगे आप, ये वाली कौन सी, ये वाली डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो। हम जानते हैं कि 0 लेस देन इक्वल cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1, ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे आप। केवल ये दो पार्टों को ले लिया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। कब चेंज होती है, जब किसी नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन में चला जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ये पॉजिटिव नंबर से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड के पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिए, धनात्मक वर्गमूल, और मेरा रिजल्ट मिल गया। बहुत ही सिंपल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ही कहा था एक बार वीडियो में आपको कि इस साल से थोड़ा सा बोर्ड पैटर्न में कुछ पेपर का जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, इससे बहुत पहले पूछा जाता था। तो अब चूंकि क्या है, सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया है, आपको मालूम है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनको भी, तो उनमें से एक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि उस पर खरा उतरता है, तो इसलिए इसे आप अच्छी तरह से कर लें। ये आपको मैंने करा दी है, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, ये मैंने त्रिभुजीय सम का आपको दे दिए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर एनी टू वेक्टर्स, यानी किन्हीं भी दो सदिश ए और बी के लिए मोड ए प्लस बी लेस देन इक्वल मोड ए प्लस मोड बी, इसे त्रिभुजीय सम का बोला जाता है भाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है इसके अंतर्गत, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और यदि कोलिनियर आ जाएंगे पॉइंट तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। तो अब आप इसमें देखें जरा क्या किया है, यहां से देखें, ए और बी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें, तो तीसरी भुजा कितनी आएगी, एक साइक्लिक ऑर्डर में, टेकन इन ऑर्डर, क्रम से लेंगे तो ए प्लस बी। तो देखो जरा ये तीसरी भुजा ये हमेशा कैसी होगी, इन पहली दो भुजाओं के योग से कैसी होगी, छोटी होगी, तो ये लिखा हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वो हैं, तो पहले मैंने इसमें ले लिया मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेके चल रहा हूं भाई मैं, देखो ये ले लिया, तो इसे मैं लिखूंगा यहां पर a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। यहां रीजन क्या होता है, देखो ये वाला मैंने किसका यूज किया है, सिंस ये होता है किसी सदिश के मापांक का वर्ग बराबर होता है सदिश का वर्ग, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस इक्वल स्क्वायर ऑफ वेक्टर, और ये होता है a डॉट ए, ये इसका रीजन होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, a का a में किया, a डॉट ए डॉट बी वितरण कर रहे हैं, फिर बी का किया तो b डॉट ए और b डॉट बी। ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मोड ए का वर्ग, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो ये आ गया मेरा 2 ए डॉट बी, और ये आ गया मेरा मोड बी का स्क्वायर भाई। तो ये आ गया मेरा देखो मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये आ गया, ठीक है। अब अभी मैंने क्या यूज किया था आपके लिए, इससे पहले कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज की थी, तो उसमें क्या था मेरा, ये जो वैल्यू होती है ना, किससे लेस देन है, मोड ए मोड बी से। यहां लिख देंगे फ्रॉम कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, ये कॉची-श्वार्ज़ असमका से ए डॉट बी, ये वाला लेस देन इक्वल होता है मोड ए और मोड बी, ये वाला पॉजिटिव है ये वाले, तो ये मैंने ले लिया आपको यहां से। तो इसकी जगह पर देखो मैंने क्या कर दिया, इससे बड़ा वाला मान ये रख दिया, तो मेरी ये वाली साइड क्या होगी, यदि ये बराबर लग रहा है तो बराबर रहेगा, और बड़ा है तो ये वाला। अब ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया भाई, और ये तो मेरा चल ही रहा है। देखो जरा यहां से क्या चल रहा था, मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लेस देन इक्वल, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे मैं लिख सकता हूं मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। दोनों पक्षों के पॉजिटिव स्क्वायर रूट को कंपेयर कर दो आप, तो ये आ गया मेरा मोड ए प्लस बी लेस देन इक्वल मोड ए प्लस मोड बी, ये आ गया आपका रिजल्ट। तो देखो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। देखो क्या किया, पहले हम लेके चलेंगे मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने रीजन लिखा है किसी सदिश के मापांक का वर्ग सदिश के वर्ग के बराबर होता है, और ये उसके डॉट प्रोडक्ट दोनों के बराबर होता है, तो ये लिख दिया। देखो ए डॉट ए, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए मोड ए का स्क्वायर ये लिखा है ये वाला, बी डॉट बी ये वाला आ जाएगा। अब इसमें क्रमबिन में नियम लागू होता है,
कॉम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, तो मिलके ये हो गया 2a डॉट बी। अब कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से ये हमारे लिए लेस देन इक्वल होता है मोड ए मोड बी, तो इसकी जगह पर इससे बड़ी या बराबर वैल्यू मैंने ये रख दी, तो मेरी ये RHS कैसी हो गई, या तो बड़ी रहेगी या बराबर। ये मेरी LHS चल रही थी देखो ये, और ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों साइड के पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिए, तो अपनी ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। दोनों इनइक्वालिटी को इस साल के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के सॉल्व करें। नेक्स्ट, so that the points A, B and C are collinear। तीन सदस्य हैं जिनकी स्थिति सदस्य यानी पोजीशन वेक्टर आपको दिए और हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर हैं। अब देखो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एक तो हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेते हैं और एक हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि दो वेक्टर ए और बी हैं, यदि उनका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य के बराबर हो तो भी फिर कैसे होते हैं, समांतर या समरेख हो जाते हैं, पैरेलल भी हो जाती हैं और कोलिनियर भी हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है तो आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। और यदि आपको क्या करना हो कि ये समरेख प्रूफ करना है तो इनसे बने हुए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म वाई पॉइंट्स ए बी एंड सी इज 0। तो दोनों तरीके का आप यूज करोगे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैंने ए बी निकाला तो ये आएगा मेरा बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस बी में से इसको माइनस कर, देखो आई माइनस माइनस 2i, ये आ गया 3i, 2 माइनस 3 माइनस का जी 3 माइनस 5 माइनस का 2k। इसकी लेंथ निकाल दो भाई, ए बी बराबर अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 4 13 और 1 14, ये रूट 14 ही आ गया। अब निकालोगे आप बी सी निकालना है तो क्या करेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, हमने ये निकाल दिया। सी में से बी का लो जरा, देखो सी कहां लिखा है, ये वाला 7 माइनस 1 हो गया मेरा 6i, ठीक है। अब जे तो इसमें है ही नहीं, माइनस का 2j माइनस के माइनस ये माइनस का 4k, तो यहां से बी सी बराबर इसका मापांक निकाल दो, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ये 36 प्लस 4 40 और 16 आ जाएगा मेरा रूट 56। तो इसे लिख सकता हूं मैं 2 रूट 14, ये ले लिया। अब निकालेंगे हम ए सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखो सी में से ए, तो ये 7 माइनस माइनस 2 9i, जे इसमें है नहीं, के आ जाएगा माइनस का 6k, तो ये ए सी इक्वल आ जाएगा मोड ए सी यानी 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ गया 81 प्लस 9 प्लस 36। इसे इसमें जोड़ दिया तो ये 90 और 36, ये आ गया मेरा 126, ये होता है 14, 9 जो होता है 3 रूट 14। अब देखो इन दोनों का सम मुझे ये मिल जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस ए बी प्लस बी सी स्केलर में लेना है, रूट 14 प्लस 2 रूट 14, तो ये आ गया मेरा 3 रूट 14 बराबर आ गया ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ गया। इसलिए हम लिख देंगे अतः बिंदु ए बी सी समरेख होंगे, 10 पॉइंट्स ए बी एंड सी विल बी कोलिनियर। क्या किया, सबसे पहले आप वेक्टर ए बी बी सी ए सी निकालें, इनकी लंबाइयां निकाल दें, फिर हमें मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन होता है अनुप्रयोग कोलिनियरिटी के लिए, तो क्या है किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो या किन्हीं दो दूरियों का अंतर तीसरी दूरी के बराबर हो, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस और डिफरेंस ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, देन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो एक तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को वही कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैंने ए बी निकाल दिया और बी सी, ए सी में नहीं निकाल रहा, चलो इसकी मुझे जरूरत है, ठीक है। अब देखो हमने कोई भी एक ट्राइंगल बना लिया, ये तो आप जानते ही हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि यदि पॉइंट कोलिनियर हैं, समरेख हैं, तो आपको मालूम है उनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0 होगा। तो आप ये मान लो मैंने यहां पे एक ये ट्राइंगल बना दिया भाई, ए बी और सी,
ठीक है, कोई सा भी ले लो, चाहे इधर से ले लेना ए बी सी। अब देखो ए बी और ए सी दो जरूरत, मतलब या तो मैं ये ले लूं, देखो यहां से ए बी वेक्टर निकाल दिया और ए सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं इसका एरिया निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी करूंगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पहले ए बी क्रॉस ए सी करोगे तो देखो जरा क्या करते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस है तो इससे कर दो। आई जे के ए बी मैंने ये निकाला है, कितना है 3 -1 -2। ए सी मैंने हटा दिया था तो कितना आया था, ए सी आपका आया था ये 9 माइनस का 3 और माइनस का 6 ये वाला। अब आप इसे लेंगे तो देखो आई इंटू क्या मिलेगा, इसका इसमें किया तो 6 और ये माइनस का 6 ये आ गया। अब यहाँ आपको माइनस की प्रैक्टिस हो तो माइनस लगाएं, प्लस की प्रैक्टिस है तो प्लस लगाएं। यदि प्लस लगाओगे तो ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो ये लिया, अब इधर से कर देते हैं, ये माइनस का 18 और ये माइनस माइनस प्लस का 18 ये आ गया, और प्लस के इंटू ये 9, ये माइनस का 9 और प्लस का 9। तो देखो कितना आ गया, ये 0i प्लस 0j प्लस 0k ये आ गया, शून्य सदिश आ गया। तो ये दोनों देखो ए बी क्रॉस ए सी कितना आ गया, शून्य के बराबर। तो इसका मापांक लेंगे हम ए बी क्रॉस ए सी, तो ये तो 0 ही आएगा भाई, शून्य सदिश का मापांक तो शून्य होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ये वाला। देखो जरा ये 0 आएगा तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसलिए बिंदु ए बी तथा सी समरेख होंगे। तो इस वाली मेथड से भी आप कर सकते हो। इसके लिए डायरेक्ट करना हो तो केवल ए बी क्रॉस ए सी, यदि ये शून्य आता है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर सदिश हो जाएंगे भाई। दो समांतर सदिश हो पैरेलल वेक्टर तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में उनके बीच के कोण की साइन आती है, और यदि वो पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 या 180 लेंगे, और साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे पैरेलल, लेकिन इसमें कोई पॉइंट कॉमन तो होता नहीं है पैरेलल में। तो ए बी और ए सी हैज अ कॉमन पॉइंट ए, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी विल बी कोलिनियर, यानी बिंदु ए बी सी कैसे होंगे, समरेख होंगे। तो हम 3 तरीके से, पहला वाला मेथड, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीसरा यहीं से आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ए और बी दो वेक्टर दिए हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वो मैंने लिया है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सदिश ए का, देखो हिंदी वालों के लिए मैं, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, जहां ए बराबर ये दिया हुआ है और बी बराबर आपको ये दिया हुआ है। आप लोग हिंदी वाले हिंदी में लिख लिए, मैं बोल रहा हूं उस चीज के लिए लिख लेते हैं। तो देखो आपको फॉर्मूला क्या है, पहले देखो सबसे पहले तो क्या है, आप सॉल्व करोगे तो जब तक हमें ये पता नहीं है कि इसमें फॉर्मूला क्या है, तो देखो यहां पर ये होता है ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल। देखो ए डॉट बी में जब हम देखो ए का बी पर निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बी के मापांक से भाग लगाते हैं ए डॉट बी को। ए डॉट बी को यदि हमने बी से डिवाइड किया है तो प्रोजेक्शन बी पर निकल जाएगा ए का, और यदि मोड ए से भाग लगाते हैं तो फिर बी का ए पर प्रोजेक्शन आ जाता है। अब देखो सदिश बटे मापांक क्या होता है, इकाई सदिश, तो ए डॉट बी कैप ये भी होता है भाई। यदि ऑब्जेक्ट में उन्होंने ये पूछ लिया आपको सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप होता है, आपको दे दिया ए डॉट बी अपॉन मोड बी नहीं दिया, मोड ए दे दिया, एक आपको ये दे दिया, कुछ और दे दिया, तो ये ए होने पर तो ये ए का बी पे नहीं होगा, वो बी का ए पे होगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो दोनों एक ही चीज है, ये ध्यान रखोगे। ए का बी पे निकालोगे तो मोड बी से भाग लगाना है, बी का ए पे निकालोगे तो मोड ए से, जिस पर निकालते हैं उसके मापांक से भाग लगा देते हैं। अब आपको क्या क्या करना है, एक पहले ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, मोड बी कैलकुलेट करना है और इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए ए डॉट बी हम करेंगे, इसमें 7i माइनस जे प्लस 8k डॉट, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, चलो इसको मैं अब देखो ए हटा ही देता हूं, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि ये क्या कर दिया। ए है मेरा i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस जे प्लस 8k। डॉट प्रोडक्ट में हम i वाले का i के साथ करते हैं, तो 1 का 7 में किया 7, 3 का -1 में किया -3 और 7 का 8 में किया तो 56। ये इसमें से जाएंगे 3, तो 4 और 56 ये हो गए 60। ए डॉट बी, मोड बी भी निकाल दो इसमें, मोड बी इक्वल अंडर रूट कितना है 7 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर आपका, तो ये आ गया मेरा 49 प्लस 1 प्लस 64, तो 50 और 64, तो कितना आ जाएगा मेरा ये 50 प्लस 64, 50 और 60 हो गए 110, यानी 114, तो ये हो गया मेरा भाई। अब हम निकालेंगे कौन सा, यहाँ पे एक डाल दो, एक में मान रखने पर ए का बी पर प्रक्षेप बराबर, देखो वैल्यू कितनी थी 60 और ये आ गया √114, ये वाला, ये हमारा इसका आंसर हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल आउट तो आप कर दें। लिखने का तरीका ये होता है कि इरेशनल वैल्यू के लिए किस में लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है भाई। तो √114 से गुणा भाग कर दो, अब आपका 2 से ये कट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 7 ये वाला, ये और कैंसिल हो रहा है अभी, तो ये कितने से 3 से, तो ये 10 √114 अपॉन 19, 19 3 या 57 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 2 से काट दिया इसको, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 7 14 ये वाला, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors a and b। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाएं सदिशों ए तथा बी के द्वारा निरूपित हैं। अब मैंने ये से सॉल्यूशन हम यहां करेंगे, एक ये पैरेललोग्राम बना लिया भाई, ठीक है, ऐसे ही है। ये मेरा क्या है, ए हो गया, ये आसन्न भुजाएं दी हैं भाई, ये दोनों आसन्न है, एडिसेंट, ये दोनों आसन्न है, ये दोनों आसन्न है, ये मान लो बी। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या था, आपको मालूम है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल कितना होता है, ये होता है मोड ए क्रॉस बी होता है भाई। कितना होता है, मोड ए क्रॉस बी। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं। इसमें देखो ए क्रॉस बी, से पहले वाले प्रश्न में मैं एक बता चुका हूं आपको, आई जे के, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की जो भी प्रैक्टिस आपकी है उसी का ही प्रयोग करें। मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख दूंगा, लेकिन अपन सब्जेक्टिव कर रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव। आई इंटू इसका ये 1 + 4 प्लस जे इंटू, देखो मैंने ये यहाँ प्लस लिया है ना, तो मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, 4 - 3 और प्लस के इंटू -3 - 1, 5i प्लस जे -4 के, इसका मोड निकाल दोगे, मोड ए क्रॉस बी बराबर है √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 कर दिया है, वो पहले माइनस हो गया था, और ये -4 का स्क्वायर। तो देखो 25 और एक ये 25, तो ये हो गया 25, पूरा लिख दो, 25 + 1 + 16, 41 और 42 आ गया मेरा। ये कितना आ गया, 42। ये वैल्यू अभी मैंने बताई थी, यहां पर रख देना आप लास्ट में। समांतर चतुर्भुज, अभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बराबर आ जाएगा हमारा √42, और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखोगे आप, क्योंकि क्षेत्रफल है तो किसी न किसी इकाई में तो मापते हैं, 2 डायमेंशन है तो वो स्क्वायर यूनिट हम यहाँ पे लिख देंगे, वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। नेक्स्ट, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर दिया है भैया आपको। ये दो सदिश हैं, एक ये दिया है, ये दिया है, यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तब लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालिए। करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई, मैं आपको बताऊं क्या होता है। देखो ए क्रॉस बी बराबर यदि 0 है तो या तो एक वेक्टर ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है, यानी इसके जो आउटपुट होते हैं ना, आइदर ए = 0 और बी = 0 और ए पैरेलल टू बी, या तो सदिश ए 0 होगा या बी होगा या ए और बी समांतर होंगे। ये 0 तो देखो है नहीं, तो निश्चित रूप से कैसे होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो अब डायरेक्ट तो ये एक तरीका तो ये कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो वेक्टर आएगा उसे 0 सदिश लेना है, यानी कि आई का गुणांक लेना है 0 के बराबर, जे का लेना है, और के का तो आपके क्या हो जाएंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है उसमें इक्वेशन बने। इस वाली मेथड से करोगे ये समांतर सदिश वाली, तो यहां से यहां लिखोगे बी नो दैट करके भाई। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी = 0 इम्प्लाई ए = 0 या बी = 0 या ए समांतर बी। अब सिंस एयर ए ≠ 0 है, बी ≠ 0 है, देखो जरा ये 0 है ही नहीं,
अब ये दोनों जीरो है तो भी जीरो नहीं होगा ये, इसलिए कैसा हो जाएगा, ए समांतर हो जाएगा बी। अब पैरेलल की कंडीशन होती है दो सदिश समांतर हों तो आई के गुणांकों का अनुपात बराबर जे के गुणांकों का अनुपात बराबर के गुणांकों का। तो आई का कितना है 2 और ये 1, इसमें कितना है 6 अपॉन लैम्डा और उसमें कितना है 27 अपॉन म्यू। तो ये हमारा ज्ञात अनुपात है, नॉन रेशो, ये अननोन है। तो एक बार इन दोनों को लिया मैंने तो ये 2 इक्वल आ जाएगा 6 अपॉन लैम्डा, इसके साथ लेंगे तो 2 इक्वल आ जाएगा 27 अपॉन म्यू। तो यहां से लैम्डा इक्वल आ जाएगा 6 अपॉन 2 आएगा 3 और म्यू इक्वल आ जाएगा मेरा 27 अपॉन 2। इस वाली मेथड से आप कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर दें। इसी में देख करके आई के गुणांकों का अनुपात बराबर जे के गुणांकों का अनुपात बराबर के गुणांकों का अनुपात और सॉल्व कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है सभी बोर्डों के लिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। बस डाटा कोई चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोड ए इक्वल 3, मोड बी इक्वल 4 एंड मोड सी इक्वल 2, या कभी कभी ए बी सी का ही सदस्य लिख दिया जाता है तो उनके मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे 1। और ये आपको दिया हुआ है भाई, इनका योग कितना है 0 के बराबर दिया है, तब हमें ये वैल्यू इसमें से निकालनी है। अब आप देखिए यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन इसकी जगह पर ये लिख दिया जाए कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रम से एक त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हैं, इसकी जगह लिख दिया जाए। तो आपको ये मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये टेकन इन ऑर्डर। तो आपको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाता है वेक्टर 0। एक दो बार वस्तुनिष्ठ में ये पूछ लिया गया है कि किसी त्रिभुज में क्रम से भुजाओं से निरूपित सदस्यों का योग होता है शून्य, शून्य सदिश, अशून्य और नन ऑफ दी। तो क्या होता है शून्य सदिश होता है, तो इसकी जगह पर यह भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए लेते हैं मोड ए प्लस बी प्लस सी बराबर मोड 0। तो शून्य सदिश का मापांक तो शून्य हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब इसका हम क्या करते हैं भाई, वर्ग कर देते हैं स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 0, और ये मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे कितना ए प्लस बी प्लस सी वाला मैंने स्क्वायर कर दिया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं क्या कि सदिश का वर्ग बराबर होता है उसके मापांक का वर्ग होता है भाई, और उसमें ये आइडेंटिटी भी लग जाती है। तो आप तो डायरेक्ट यूज कर दें मोड ए का स्क्वायर, मोड बी का स्क्वायर, मोड सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर ये 0। ये आपको दिए हैं 1 2 3 आपको दिए हुए हैं। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर ये माइनस में आ जाएगा भैया आपका ये तीनों। मोड ए का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो भी दिए हैं आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 और 4 20 और 9 29 यानी 29 आपका ये हो गया। तो यहां से डिवाइड करेंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल -29 अपॉन 2। ये ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू आएगी ये वाली, यदि आपको ये इस तरह से कोई भी वैल्यू दी हो भाई, ये माइनस साइन तो देखो मैंने ट्रांसफर किया था उससे आया था, वो ये स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव रहेंगे तो इसकी आंसर क्या किस में आएगा आपका नेगेटिव ही आएगा। बस यदि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं है तो फ्रैक्शन में ही लिखोगे आप। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए है ना, इसकी वैल्यू कैसी आएगी आपकी यहाँ पर नेगेटिव ही आपको मिलेगी इसमें। ये यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो सीधा सा क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मतलब इस तरह का प्रश्न है तो इन तीनों के वर्गों के योग को 2 से भाग लगा दो और माइनस साइन लगा दो। देखो ये इसके वर्गों का योग है और 2 से भाग लगा दिया और माइनस साइन लगा दो तो सीधा हमारा इसका मान निकल जाएगा इसमें। तो ऐसे आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें। ये मैंने 10 प्रश्न लेकर के जो बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं उनका मैंने इसमें समावेश आपके लिए किया हुआ है। इसी तरह के कुछ एक एक प्रश्न आप स्वयं लिखें। होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखें जरा। इसके अंतर्गत 4 प्रश्नों का समावेश मैंने किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जिससे हिंदी वालों को भी सुविधा होगी। इफ ए इक्वल एक वेक्टर दे दिया है, बी इक्वल ये दिया है, तब इसमें मैंने 2 चीजें पूछी हैं फाइंड। एक पूछा है मोड ए क्रॉस बी निकालिए और दूसरा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप निकालना है।
सिंपल कैलकुलेशन है। दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल दिया है, बी इक्वल दिया है, तब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी तथा ए माइनस बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। तो हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर हमें मिलता है वो ए और बी दोनों के लंबवत होता है, और इसको इसके मोड से हम भाग लगा दिए तो क्या मिल जाता है, हमें एन कैप मिलता है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम क्रॉस निकालेंगे। तो इनको मान लो अल्फा और बीटा आपने रिप्रेजेंट कर लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा क्रॉस बीटा अपॉन मोड अल्फा क्रॉस बीटा करना है। ये वाला मान लो इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा, तो ये ए और बी दिए उनसे कैलकुलेट कर लेना आपका ए प्लस बी और क्या मिल जाएगा आपको, ए माइनस बी आपको मिल जाएगा। तो ये अब यहाँ पे हम ये करेंगे कैलकुलेट, तो इसमें हमें ये मिल जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। इसी क्वेश्चन में सदिश ए और बी के बीच का कोण निकालना है आपको। अब इसको चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल दें चाहे डॉट प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल कॉस इनवर्स में आएगा। और यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट से कॉस में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से साइन में आएगा, साइन थीटा। जैसा आपसे पूछा हो, यदि उनने फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी या फाइंड द साइन ऑफ एंगल ए एंड बी लिखा हो, यानी सदिश ए और बी के बीच की कोण की कोसाइन निकालना है या साइन, तो उसी के अकॉर्डिंग में आप क्या करोगे, क्रम से डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लेना तो मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा, फाइंड मोड एक्स इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल 12 दिया है। तो सिंपल सा है, ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी करती है तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में आइडेंटिटी यूज हो जाती है, यानी ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोड एक्स का स्क्वायर माइनस मोड ए का स्क्वायर बराबर 12। अब देखो मोड ये ए यूनिट वेक्टर दिया है ये वाला, तो मोड ए कितना हो जाएगा 1, उसको इधर ले आ तो डी वाला आ जाएगा मेरा यहाँ से 12 प्लस 1 इक्वल 13, तो मोड एक्स इक्वल आ जाएगा √13, अपना आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, फाइंड द डीसीएस ऑफ वेक्टर दिस। मैंने आपको पहले इस स्टार्टिंग में क्वेश्चन डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस का करा दिया है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करें। 10 प्रश्न मैंने दिए, इसमें आपको होमवर्क के लिए दे दिए क्वेश्चन मैंने। अब इसी तरह का आप कोई 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखें और प्रैक्टिस करें। इस एक वीडियो के माध्यम से आप देखिए, मैं आपको प्रत्येक टॉपिक, यदि कोई टॉपिक बड़ा है तो उस पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे कैलकुलस में मैंने आपको लिए थे, इस तरीके से मैं क्या है क्वेश्चनों का समावेश करके आपके लिए रिवीजन वाला वीडियो डाल रहा हूं। टॉपिक छोटा है, जैसे ओनली वेक्टर का ये कर दिया आप, इसके अलावा कुछ ना करें आप, आपका रिवीजन स्वतः ही हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, यहाँ पे फोन घंटे 1 घंटे का वीडियो है, आपको एक टॉपिक 1 घंटे में आप किसी भी समय बैठ करके इसे देखेंगे, फिर कॉपी में आप लिखें एक एक प्रश्न के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे दिया है होमवर्क के लिए, इसको आप कर लेना। ऐसे नेक्स्ट अपना 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहेगा, तो एक पूरे वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही क्या है 8 से 10 प्रश्नों का समावेश करके पूरी 3 डायमेंशन का आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन इससे कोई बाहर आपका जाएगा नहीं। एग्जाम टाइम पर आप ये सीरीज खरीदिए, वो खरीदिए, और यहाँ इस दोस्त के पास जाइए, उसके पास जाइए, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले ओटी मिल जाएंगे। ये तमाम तरह की ये आपकी भ्रांतियां हैं। आप यदि अभी से मेरे इस चैनल पर बने रहोगे तो आपको इन सब की किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप रिवीजन हो जाएगा। और जब टॉपिक पर हमारा अच्छा रिवीजन हो जाता है, कमांड हो जाता है, तो हमें किसी तरह की कहीं कोई टेंशन नहीं रहता। इसलिए आप जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको किसी इस तरह की सलाह की कोई भी चैनल ऐसी नहीं देता है। वो सब प्रोफेशनल चैनल होते हैं, तो वो अपने हिसाब से वो करते हैं, कुछ उसमें क्वेश्चन डाल देंगे, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको निःशुल्क रिवीजन के लिए ये करा रहा हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक इस मेरी आवाज को पहुंचाने का प्रयास करें। आपके लिए जो उपयोगी है, उसी तरीके से जैसे इससे पहले वीडियो लाया हूं वो यहाँ पे लिया है, और निरंतर ये पूरे सिलेबस को कवर करने तक इसी तरह से चलता रहेगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।